एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर। और यहाँ पर वैसे मैंने टाइटल में स्ट्रक्चर लिखा है, लेकिन हम कवर करने वाले हैं 5 अलग अलग स्ट्रक्चर्स। चैनल पर अगर आप नए हैं तो पहला काम करना है, आपने वीडियो को करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। करते हैं शुरुआत। देखिए, सबसे पहला आता है एज थिंग्स स्टैंड, जिसका मतलब होता है अभी की जो कंडीशन है, फिलहाल के जो हालात हैं या वर्तमान परिस्थिति जैसी है, जैसे हालात। जो भी अभी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। तो इसका पहला एग्जांपल आता है, जैसे हालात हैं फिलहाल कोई बदलाव मुमकिन नहीं है। अब जैसे हालात हैं के लिए तो आप सीधा सीधा कह देंगे एज थिंग स्टैंड, कोई बदलाव मुमकिन नहीं है। नो चेंज इज पॉसिबल राइट नाउ। नो चेंज इज पॉसिबल, और फिलहाल के लिए राइट नाउ। सो एज थिंग स्टैंड, नो चेंज इज पॉसिबल राइट नाउ। बिल्कुल, अभी की स्थिति में हम कुछ नहीं कर सकते। As things stand, there's nothing we can do. As things stand, there is nothing we can do. फिर आता है तीसरा एग्जाम्पल, जैसे हालात है फैसला टालना ही बेहतर है। अब इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, सोचिए और डालिए कमेंट बॉक्स में। और हम कवर करते हैं अगला एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, जो है होता है लेस्ट, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब। जब आपको ये कहना होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, किसी डर से जब आप किसी को, सामने वाले को चेतावनी देना चाहते हैं, तब आप अक्सर इस वाले स्ट्रक्चर का करते हैं इस्तेमाल। अब एग्जाम्पल के लिए पहला स्टेटमेंट कहता है, जल्दी निकलो कहीं ट्रेन न छूट जाए। लीव अर्ली लेस्ट यू मिस द ट्रेन। लीव अर्ली लेस्ट यू मिस द ट्रेन। लेस्ट है ये, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेट्स नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लेस्ट के बाद लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन भी कहेंगे तब भी चलेगा, लेस्ट यू मिस द ट्रेन कहेंगे तब भी चलेगा। वुड का इस्तेमाल नहीं करना है। धीरे बोलो कहीं वो जग न जाए। स्पीक सॉफ्टली लेस्ट शी वेक अप और लेस्ट ही वेक अप। स्पीक सॉफ्टली लेस्ट सी वेक अप। और फिर तीसरा वाला हमारी ऑडियंस के लिए है, ध्यान से चलो कहीं फिसल ना जाओ। अब इसका इस्तेमाल, मतलब लेस्ट का इस्तेमाल करते हुए कीजिए इसे ट्रांसलेट, डाले कमेंट बॉक्स में। और हम चलते हैं अगले स्ट्रक्चर की तरफ, जो कि है लेट अलोन। अगर मान लीजिए एक चीज, कोई छोटी चीज नहीं हो पा रही है और आप उससे कुछ बड़ी चीज की उम्मीद कर रहे हैं, तो वो एक फार-फेच्ड चीज हो जाती है ना, कि यार ये छोटी चीज तो हो ही नहीं पा रही है, बड़ी चीज कहां से हो पाएगी। तो ऐसे में आप लेट अलोन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहला स्टेटमेंट कहता है, उसे चलना नहीं आता, साइकिल तो छोड़ो, कार की बात ही मत करो। मतलब यह थोड़ा सा ऑकवर्ड स्ट्रक्चरिंग हो गया हिंदी में। उसे साइकिल चलाना नहीं आता, कार की बात ही मत करो। सो ही कांट इवन राइड अ बाइसिकल लेट अलोन ड्राइव अ कार। He can't even ride a bicycle, let alone drive a car. उसे बेसिक बातें नहीं पता, अंग्रेजी बोलना तो छोड़ो। He doesn't know the basics, let alone speak English. He doesn't know the basics, let alone speak English. He doesn't know the basics, let alone speak English. फिर ये तीसरा एग्जाम्पल, ये आप ट्रांसलेट कर दीजिए, वो खाना नहीं बना पाती, मेहमानों को खिलाना तो दूर की बात है। अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, सोचिए और डालिए कमेंट बॉक्स में। जाने से पहले अच्छा नहीं, एक और कवर है, एक और स्ट्रक्चर है, इसको भी कवर कर लेते हैं। ऑल बट, फिर आप एडजेक्टिव या फिर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जब आप कुछ यूं कहना चाहते हैं कि कुछ भी होने की ही कगार पे है, पूरी तरह से हुआ नहीं है अभी, लेकिन बस होने ही वाला है, उस केस में आप ऑल बट और फिर एडजेक्टिव या वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे समझ नहीं आएगा, एग्जांपल देख लीजिए। वो लगभग हार चुका था, हारा नहीं था, गेम कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन मान लीजिए अब एक बॉल में 50 रन बनाने हैं, तो आप कुछ भी कर लेंगे तो आपको पता है कि हार तो निश्चित ही है। तो ऐसे में आप कहेंगे he was all but defeated. He was all but defeated. फिर आता है मीटिंग लगभग खत्म हो चुकी थी। The meeting was all but over. The meeting was all but over. मतलब हम यहाँ पर इनडायरेक्टली फोकस इस बात पे कर रहे हैं कि खत्म हुई नहीं थी, होने वाली। जब आप ये कह रहे हैं ऑल बट ओवर, तो मीटिंग में और बहुत सारी चीजें हो रही थी लेकिन खत्म तो नहीं हुई थी फॉर श्योर। तो हिंदी में आप बेशक जब आप कहते हैं मीटिंग लगभग खत्म हो चुकी थी, तो कहीं ना कहीं फोकस इस बात पे आ रहा है कि खत्म होने ही वाली थी। लेकिन जब आप इंग्लिश में मीटिंग वाज ऑल बट ओवर कहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि मीटिंग में अभी और थोड़ा सा समय बचा हुआ था। तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक हो जाता है अगर इसकी बात करें तो। और ये हिंदी वाला थोड़ा सा एक इनडायरेक्टली कंक्लूजन की तरफ ज्यादा इशारा करता है। अब ये आखिरी वाला आप ट्रांसलेट कर दीजिए, उसने लगभग रो ही दिया था।
अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑल बट का इस्तेमाल करते हुए कीजिए इसे ट्रांसलेट, डालिए कमेंट बॉक्स में। और एक आखिरी वाला, द लास्ट थिंग, और फिर सब्जेक्ट, और फिर वांट। कोई भी चीज जो कहते हैं ना कि यार ये तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता, ऐसी 50 चीजें चल रही हैं जिंदगी में, अभी फिलहाल इस मौके पर, इस वक्त पर मुझे एक और टेंशन तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है। तो आप कहेंगे द लास्ट थिंग आई वांट इज अनदर प्रॉब्लम, इज अनदर इशू। बिल्कुल। तो जो सबसे कम चाहना, बिल्कुल ना चाहना, और यहाँ पर ये बिल्कुल ना चाहना का सेंस इस सेंस में नहीं है कि यार मुझे 50 चीजें मैं खाता हूँ, ये 51वीं चीज मुझे मुझे पसंद नहीं है। ये उस सेंस में है कि मैं पहले से ही इतनी, ये 50 चीजें मुझे परेशान कर रही हैं, मुझे ये 51वीं नहीं चाहिए अभी जिंदगी में। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस समय मैं बहस नहीं करना चाहता। The last thing I want right now is an argument. The last thing I want right now is an argument. दूसरा एग्जाम्पल कहता है वो नहीं चाहता कि उसकी बात गलत साबित हो। अब यहां पर इनडायरेक्टली हम द लास्ट थिंग आई वांट का इस्तेमाल करके, या फिर द लास्ट थिंग ही वांट्स, उसकी बात। सो द लास्ट थिंग ही वांट्स इज टू बी प्रूवन रॉन्ग, उसकी बात गलत साबित हो, इज टू बी प्रूवन रॉन्ग। पैसिव का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर ये कहने के लिए कि वो खुद अपनी बात तो गलत साबित करेगा नहीं। हाँ। एक बार फिर से पढ़ते हैं। The last thing he wants to be proven wrong. The last thing he wants is to be proven wrong. is का भी इस्तेमाल हुआ है, ऑमिट नहीं करना है किसी भी वर्ड को। अभी आखिरी वाला आप ट्रांसलेट कर दीजिए। हम नहीं चाहते कि वो दुखी हो, इसको कैसे कहेंगे इंग्लिश में? सोचिए और डालिए कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।